हम लोग गुरुकुल में अभी तक का सबसे एडवांस आंसर राइटिंग वर्जन को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग उसी आंसर को, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने अंदाजा लगाया कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, उसी को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। विखंडित भारत, कुछ शब्द पकड़े उन्होंने, और मैंने औरंगजेब का नाम लिया तो फिर उन्होंने उस सत्ता कैसे पतन हुआ, राष्ट्र कैसे टूटा, और लगभग एक जैसी कहानी उन्होंने बताई। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जो बच्चे मेंस में पहुंचते हैं वो बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, टफ कंपटीशन को फेस करते हैं। यूपीएससी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आंसर छोड़ो, एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लाइंस के लिए लड़ाई होती है। अब मैंने जो आप लोगों की कॉपियां पढ़ी, जो आप लोगों ने लिखा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये है कि हमारे टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप लोगों को शुरुआत से लिखने की आदत डाली गुरुकुल में। आप लोगों को पता ही नहीं कि अभी बाहर के बच्चों की बोहनी नहीं हुई है। आप एक कॉपी भरने वाले हैं, बाहर कई इंस्टीट्यूट है जहां पे भी बोहनी नहीं हुई, वो कह रहे हैं पढ़ लें, लिखने की बात तो बाद में आएगी। तो आपने एक बेसिक स्टार्टिंग कर दी है। लेकिन वहां पर जब मैं आप लोगों के आंसर चेक कर रहा था या मेरे पास जो फीडबैक आ रहे थे, आपको एक चीज सिखाई गई, प्रश्न को व्याख्या उपसंहार, इंट्रोडक्शन, बॉडी, एक्सप्लेनेशन, ऐसे लिखा आपने, ठीक है। हाँ, तो उसमें हमें कई बार ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन के अनुरूप मुझे डिफिनीशन इंट्रोडक्शन में रखना है, बॉडी में रखना है, मुझे किसी आंसर को कंक्लूड करना है कि नहीं करना है। हो सकता है मेरे पास वर्ड्स कम हो गए और मुझे आंसर में कंक्लूजन लाना जरूरी नहीं है, बट कई बार बिना कंक्लूजन के अगर मैंने डाल दिया तो वो आंसर ओपन रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मुझे इस आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है? तो आप लोगों के पास बहुत सी दिक्कतें रहती हैं। कई बार आप एक ही फ्रेम में लिखते हैं। आपका, अगर आप अभी अपना आंसर कभी 7-8 आंसर अपने सामने रख के देखना, कभी आज ये करके देखना, तो आप पाओगे कि आपका आंसर एक ही फ्रेम में रहता है। मतलब आप एक ही स्टाइल में लिखते चले जाते हो, जबकि क्वेश्चंस अलग अलग डिजाइन आपसे मांगते हैं। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट होती है, आप किसी कहीं पूछी गई बात पे आप कितने नए डायमेंशन दे सकते हो। पहला लिखो इसको, पहली जो शर्त होती है यूपीएससी की, वो क्यों करता है, ये बात आप समझो बड़े ध्यान से। यूपीएससी जो मार्किंग करता है, जैसे मान लो उसको 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो यूपीएससी मार्किंग कैसे करता है इसको समझो। यूपीएससी इस दिए गए क्वेश्चन पे, इस दिए गए क्वेश्चन पर क्या करता है, कीवर्ड्स सेलेक्ट करता है। कीवर्ड्स यानी इस पूछी गई बात पर कितने डायमेंशंस आप दे सकते हो, यानी जो मेरा क्वेश्चन है उसको कितने एंगल से, सामान्य भाषा में बोले कितने एंगल से आप उसे कोरिलेट कर सकते हो। तो पहली शर्त क्या होती है, किसी भी पूछे गए प्रश्न पे आप कितने डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हो। अब पूछोगे क्यों, इसकी क्या जरूरत है? तो क्या है कि 12,000 से 14,000 बच्चे मेंस दे रहे होते हैं, सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सभी प्रीलिम्स निकाल चुके होते हैं, वो एलीट होते हैं, वो बहुत ही टफ कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं। तो वहां पर आंसर अटेम्प्ट करने से ज्यादा तुम्हें यह ध्यान रखना है, जिसके डायमेंशन ज्यादा होंगे वो उतने ज्यादा कीवर्ड्स को टच करेगा, जो एग्जामिनर का प्रोटोकॉल है। अभी आप देखना, आपने जो लिखा और अभी मैं आपको जो देने जा रहा हूं, उस दोनों में अंतर देखना, और फिर सोचना क्या तुमने इतने डायमेंशन चेक किए, यानी मुझे इस तरह से चीजों को रखना चाहिए था, शुरुआत ऐसे करनी चाहिए थी, एक्सप्लेन ऐसे करना चाहिए था, कंक्लूड ऐसे करना चाहिए था। तो जितने ज्यादा आप अपने डायमेंशन टच करोगे, उतना ही ज्यादा कंपटीशन में ऊपर की तरफ जाओगे। तो पहली चीज होती है डायमेंशन रखना। फिर डायमेंशन के साथ रखा जाता है आप फ्लो कितना कर पा रहे हो, राइट, फ्लो, राइट, यानी डायमेंशन के साथ फ्लो कितना है आपका। फ्लो मतलब मैं जो बात कह रहा हूं, खासतौर पे सब्जेक्ट वाइज ये चेंज हो जाता है। जैसे हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबका आंसर एक जैसा नहीं लिखा जाता, ये बात याद रखिएगा। ये बहुत माइन्यूट डिटेल बता रहा हूं। हिस्ट्री लिखते समय आप क्रोनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, इवन दो आपको पता भी नहीं है। आप हो सकता है मराठा रखें, सिख रखें, राजपूत रखें, कैसे भी रख दें, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो क्रोनोलॉजी का बड़ा ध्यान रखता है, कौन सी शक्ति, कौन सी रीजनल पावर किस क्रम में आई। तो फ्लो इसको बोलते हैं, यानी कि विद द स्टेट, आप फ्लो के साथ, यानी जो बात आप लिख रहे हैं, पहला शर्त हो गई, आप उस बात के कितने पर्सपेक्टिव दे सकते हैं उसको। फिर जो पर्सपेक्टिव है वो फ्लो के साथ होना चाहिए, वो इरेशनल नहीं होना चाहिए कि लास्ट में आई हुई शक्ति को आपने सबसे पहले वाली पे रख दिया।
या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, हैपहैज़ार्डली नहीं होना चाहिए। बात जो कह रहे हो वो फ्लो के रूप में होना चाहिए। आप अगर आर्गुमेंट भी रख रहे हो तो आर्गुमेंट हमेशा स्टेटमेंट के अपोजिट होता है। मैं कोई बात कह रहा हूं, अब इस पर मैं अपना आर्गुमेंट दे रहा हूं। आप आर्गुमेंट देके स्टेटमेंट नहीं दे सकते, फंस जाओगे। तो आप लोगों को ये पता नहीं होता, लेकिन वो सब चीज वॉच की जाती है। फिर कुल मिलाकर इसकी समरी बनती है, एग्जामिनर बनाता है, उसके क्राइटेरिया होते हैं, फिर वो उसको मार्क्स देता है। ये बहुत बड़ा जो है ये आर्ट है, बहुत कमांड के साथ आती है, तब कहीं जा। और ये सब कुछ आपको क्या करना है, दो चीजों में, वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट, दोनों में करना है। मतलब ये भी देता कि एक आध घंटे में सोच के बता दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ इसी के अंदर करना है। 7 मिनट, 7 मिनट्स पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, डायमेंशन जनरेट करने हैं, फ्लो माइंड में सेट करना है और उसको लिख भी देना है, सब कुछ। यानी सीक्वेंशियल और पैरेलल दोनों प्रोसेसिंग इसमें चलती है। सो ये वन ऑफ द टफेस्ट जो है आर्ट होती है, और जिसने इस पर कमांड कर लिया, यूपीएससी के सिलेबस के साथ भी वो रहा, बहुत आसानी से वो कर जाएगा। सो आज गुरुकुल में एक नए डायमेंशन का जो है हम एक उदय लेकर आ रहे हैं। और जैसा हमने आरएफआर शुरू किया और आरएफआर के बाद आरएफआरएन किया, वो जो नेक्टर नोट्स है वो आपको प्रीलिम्स की तरफ अपने आप लेके चला जाएगा। अब जिस डायमेंशन को मैं जन्म देने जा रहा हूं उसको बोलते हैं लेआउट मेथड, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया। लगातार जो मैं सालों से 20 प्रिंसिपल ऑफ आंसर राइटिंग और तमाम तरह की चीजें पढ़ाई, ये उसका निचोड़ है। और अगर तुमने मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर ली, यहां पर मैं लेआउट दे रहा हूं। लेआउट का मतलब होता है ढांचा, राइट। मैंने क्या देखा है कि आपका माइंड फ्रीली सोचता है। आप जो पास्ट में जिस तरह से आंसर राइटिंग सीबीएसई में या अपने बोर्ड में करते चले, आप उसी तरह की आंसर राइटिंग यहां भी कर रहे हैं। यूपीएससी में राइटिंग थोड़ी सी अलग मांगता है, राइट। वो कीवर्ड के बेसिस पे आंसर राइटिंग की जाती है। तो वहां पर आपको पहला जो आपका काम होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने डायमेंशन जनरेट करने हैं। अब दिक्कत यह है कि एक नया नया बच्चा क्लास में पढ़ने आया है, उसको क्या पता, उसके टीचर ने उसे जो बता दिया वो उसको पढ़ना है, वही याद कर ले, बहुत बड़ी बात है। देखो कई लोग पेन नहीं चला पा रहे थे, क्या मैम ने ऐसा कुछ किया था कि किसी को औरंगजेब कान में पढ़ाया था और दूसरे को नहीं पढ़ाया था? सबको पढ़ाया था, सबकी कॉपी में है, यहां पर भी है, क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? तो मैंने मोटर एक्टिविटी बताई थी, इसीलिए कहा था आंसर राइटिंग से पहले राइटिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, आपको कैसे पता कि मुझे इस पर कितने डायमेंशन जनरेट करने हैं? अब आपके दो काम हो गए। एक्टिव लर्निंग सिखाई थी, तो एक्टिव लर्निंग में मैंने तुम्हें बताया था टीचर जो बोलता जा रहा है उसको मैंने आपको बताया था कानों से देखना, तो वो कर लिया। मैंने आपसे कहा था इसके आगे भी लेके जाऊंगा। अब सवाल है दूसरी एक्टिव स्टडी क्या करें। एक तो हो गया टीचर ने जो पढ़ाया वो मैंने ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉपी में लिख दिया। आप लोग अपने साथ के लोगों से बहुत आगे हो, लेकिन अब दूसरी चीज है, मुझे अपने टीचर पे प्रेशर देना है, मुझे पूछना क्या है इनसे। और ये तुम्हारा मन अभी डिसाइड नहीं कर पाएगा। जो टीचर ने पढ़ा दिया मान लेंगे वो सही पढ़ाया और अच्छा पढ़ाया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है ये मैं कैसे पता करूंगा? ये कैसे पता करूंगा? ये इससे पता होगा। लेआउट का मतलब होता है खांचा खींच देना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सप्लाई होना चाहिए था। अब ये जो वर्कबुक मैं दे रहा हूं, दिस इज काइंड ऑफ वर्कबुक, डेली मैं आपको दूंगा, ठीक है। हर दिन 2 क्वेश्चन इसमें होंगे और हर क्वेश्चन को 4 बार अटेम्प्ट करना है, 4 टाइम्स। ये बड़ा ध्यान से सुनना, ये नियम लिखते जाओ, 4 बार अटेम्प्ट करना होगा। आप इसको इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ये आप फाइल में सजा के रखेंगे। शुरुआत में कर रहा हूं यूपीएससी के क्वेश्चन से ही, और जैसे जैसे आपके कोर्स होता जा रहा है वैसे वैसे मैं पीछे से क्वेश्चन देता जा रहा हूं। ये अपने आप में संपूर्ण है, मतलब उस टॉपिक पे आपको जो भी डायमेंशन चाहिए उसका लेआउट। लेआउट का मतलब होता है मैंने आपको फ्रेम दे दिया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। पहला लाइन आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप ये लिखेंगे, इसके बाद आपको ये आर्गुमेंट रखने होंगे, इसके बाद आप इसको अगर टाइम मिला आप कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन में आप इसके भी पॉइंट आप रख सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें होंगी। पहला, आप अपने आंसर की प्रैक्टिस इसी के हिसाब से करेंगे और इस तरह से दिया है कि 150 से 200 वर्ड के बीच में आप आसानी से उसको फ्रेम कर सकते हैं, पहला। दूसरा, इस दौरान ऐसा भी होगा कोई पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया गया होगा या आपको नहीं पता होगा, आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? अपने टीचर के पास जाएंगे। बोले आपने मुझे ये पॉइंट नहीं बताया, अब टीचर को तैयार होकर आना पड़ेगा। और ये विन विन सिचुएशन हो गई आज से यहां पे, यानी टीचर को भी पता रहेगा मेरा स्टूडेंट अब ये पॉइंट मुझसे पूछ सकता है
और आपको भी पता होगा कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे इसमें ये पॉइंट और देना है, तो आपके जो एक्टिव नोट्स होंगे वो सुपर एक्टिव हो जाएंगे, जो मैंने वहां बनवाए थे उसमें अब पॉइंट जुड़ जाएंगे और आप खुद सोचेंगे कि ये पॉइंट तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। इस तरह से अब हम लोग जिसे बोलते हैं दोनों साइड यानी कि बाई डायरेक्शनल स्टडी करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, टीचर पढ़ा रहा था, आप लिख रहे थे, आप एडवांस इसलिए थे क्योंकि आप एक्टिव नोट्स बना रहे थे, लेकिन अब एक्टिव स्टडीज करेंगे। ठीक है, तो ये लेआउट मेथड आपके लिए बहुत जरूरी हो रहा है। अगर आप मेरे साथ इसको ईमानदारी के साथ सिर्फ शपथ उठा लो कि जो ओजांग सर ने कहा बस वो करते जाना है। आप मेंस में कोई हाथ लगा के आपको दिखा दे, तुम समय दो। आज सुबह मैंने 90 दिन की बात की थी ना, 90 डेज का एक से एक स्मार्ट से स्मार्ट अपना स्टूडेंट एक कॉम्पिटिटर पकड़ लो और आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, और हम ऐसे सामने खोल के रख देंगे पेपर, तुम अपना पेपर और थर्ड पार्टी से चेक कराएंगे, न मैं न वो, कोई प्रोफेसर पकड़ लेंगे अननोन, और फिर देखना दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। बस आपको ये करना है। ये मेरी पूरी अगर मैं कहूं तो मेरे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का ये निचोड़ है और बहुत मेहनत की मैंने इसके लिए। मतलब मार्च से तो मैं कॉन्टिन्यूअस इस पे लगा पड़ा हूं, और इससे पहले मैंने कई स्टूडेंट को ये सिखाया, जब वहां जो मेंस जो दे रहे हैं उनके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आए, और जब वो पॉजिटिव रिजल्ट आए तब मुझे लगा नो इट्स टाइम कि अब मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि इसको पहले परख लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है। अब मैं आपको ये लेआउट देने जा रहा हूं, ठीक है। इस पे अगर अब नोट्स बनाने हैं तो इसके हिसाब से बना, और मैंने पहला जो प्रण लिया है वो आपको 25 साल का पेपर करा के भेजूंगा। अगर 25 साल का मेंस का पेपर भी तुमने ढंग से कर लिया, खुद से लिख डाला, तो 45-50% पेपर तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन भाषा बदल के रिपीट होते हैं, वो सिर्फ डायमेंशन चेंज होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया, रेलवे का क्वेश्चन कई बार आया, गांधी कई बार आ चुके हैं, बस वो थोड़े से क्या करते हैं, डायमेंशन चेंज करते हैं। इसीलिए हर क्वेश्चन पर मैंने अलग अलग डायमेंशन क्रिएट किए हैं। तो आपको क्या करना है, बस ये करना है। अगर मेरे साथ इन 20-25 सालों का पेपर भी तुमने कर डाला फर्स्ट फेज में, तो यकीन मानो तुम्हारा मेंस में तुम 45% बड़े आराम से निकल गए। क्या फायदा होगा, सबसे पहला तुम्हारी मेमोरी एक तो बहुत इनहेंस हो जाएगी, भूलोगे ही नहीं। क्योंकि अभी क्या है, जैसे औरंगजेब के बाद यूरोपियों का आगमन, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा क्या पढ़े क्या याद रखे, लेकिन इससे तुम एकदम ब्रीफ हो जाओगे कि मुझे ये पढ़ना है इसमें। दूसरा फायदा, आंसर राइटिंग तुम्हारी मतलब मार्वलस हो जाएगी, अच्छी छोड़ दो, ये मार्वलस हो जाएगी। तीसरा, रिवीजन का इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। बेस्ट मेथड ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, इस काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आज तक मेंस में किसी ने फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किया होगा, वो मैंने करके दिखा दिया। मैं तुम्हें लेआउट दे रहा हूं, तुम उसके अंदर माल डालते जाओ, मसाला भरते जाओ, खत्म करो। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास में आपकी जो एक कहते हैं ना कि आउटपुट, वो कई गुना बढ़ने वाला है। तुम्हारे टीचर्स को बड़ा चैलेंज आने वाला है, उन्हें अब बहुत डायमेंशन क्रिएट करके क्लास में आना पड़ेगा, और कुल मिलाकर विन विन सिचुएशन में तुम रहने वाले हो। चाहे उनको मेहनत करनी पड़े, चाहे तुम्हें क्वेश्चन ढूंढना पड़े, लेकिन तुम्हारी नॉलेज अब क्या होगी, पूरी फ्रेम हो जाएगी। कुछ भी फिलर विलर, अब कोई स्पेस नहीं बचेगा। तो एक बार मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको सबको दे दो। ये गुरुकुल की लाइब्रेरी के बच्चों के लिए है, और एक बार इसको फील करो, इसमें से कितने पॉइंट आप लोगों ने लिखे, कितने पॉइंट लिखे। 2 क्वेश्चन है, दोनों 2017 के हैं, और आपके सिलेबस में ये पढ़ा दिया गया है। अब मुझे बताओ ऑनेस्टली, कितने लोगों ने क्वेश्चन निकला, मिला तुम्हें जो भी मैंने दिया था है? अब देखो जरा कितने लोगों ने इतने पॉइंट रखे, कितने लोगों ने इतने पॉइंट टच किए, मुझे ईमानदारी से बताओ। लिखो, ये आइडियल लेआउट है। इस क्वेश्चन का एक अच्छा जो यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करता, उसका आंसर ऐसा होना चाहिए था। यानी टॉपर का आंसर, अगर टॉपर लिखता, जिसको टॉप रैंक आती है, वो अपने आंसर में ये पॉइंट लिखता। अब तुमने कितना ट्राई किया मुझे बताओ, लो कितना ट्राई किया वो तुम बताओ। नाउ यू कैन जज। पहली चीज आपको क्या मिली, अब तुम अपनी क्वालिटी चेक कर सकते हो। 2 पॉइंट। तो अगर मैं
10 कीवर्ड के लिए 10 मार्क्स रखता हूं तो तुम्हें कितने नंबर मिलने चाहिए? डरो नहीं, ध्यान से पढ़ो, तुम्हें कुछ दिन बाद नजर आएगा मैंने तुम्हें क्या दे दिया। 0 नंबर है। कोई बात नहीं है, 0 अच्छा होता है। ठीक है, इट्स ऑल गुड। अगर रखा है तो वो टिक करते जाओ, जो छूट गया उसको फिलअप करना है। हमें क्या करना है, ये कंपटीशन है, इसमें एक को जगह मिलनी है, रैंक 1 एक ही की आनी है। तो आप ये देखो आप रैंक 1 के कितने करीब पहुंच रहे हो। क्या गलती हो गई? सबको मिल गया? पहले देखो कितने पॉइंट्स तुम लिख पाए थे, टीचर ने पढ़ाया था उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे रेलेवेंट हो रहा है ताकि इधर अंदर के डायमेंशन नहीं लिखे, बट मैं हाँ तुमने इतने पॉइंट लिखे हैं इसमें, बहुत अच्छी बात है। मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन अब तुम्हें बहुत ही प्रिसाइज, गुरुकुल का स्टूडेंट अब बहुत प्रिसाइज प्रैक्टिस करेगा। मतलब अगर हम 7 मिनट लगाएंगे ना तो 7 मिनट में हमारी चीज निकल कर आनी चाहिए। अब इसमें से कितने पॉइंट ऐसे हैं जो तुम्हारी क्लास में नहीं पढ़ाए गए या लेक्चर में हमें मिसिंग है? सारे हैं, वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर सारे पढ़ाए गए हैं तो फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो लैक ऑफ रिवीजन है, राइटिंग है। और अब तुम्हें क्या पता चल रहा है कि आंसर का फ्लो कैसे, तो फ्लो मतलब इसमें ऊपर से नीचे में गया हूं। पहला पॉइंट क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है उसके हिसाब से 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या क्या हुआ था। तो जो क्वेश्चन होता है वहीं से हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं अगर उसमें कुछ खास बात है। तो हमें यह बताना है विहंगावलोकन, विहंगावलोकन मतलब ओवरव्यू हमें लेना, क्या क्या हुआ था। कोई एक शक्ति काम नहीं कर रही थी, कई शक्तियां वहां काम कर रही थी। यूरोपियन आ रहे थे, भारत विखंडित, शक्तियां विखंडित हो रही थी, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, मराठों का आक्रमण हो रहा था, तमाम तरह की चीजें एक साथ वहां हो रही थी। तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विखंडित राज्य तंत्र, यानी कि जो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी। तो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी क्यों हुई थी? क्योंकि रीजनल पावर ने अपना अपना सर उठाना, और सेंट्रलाइज पावर क्या होती, डाइल्यूट हो रही थी। फिर उसमें जो सबसे बड़ा रीजन हमें पढ़ाया जाता वो पढ़ाया जाता मुगल साम्राज्य का पतन। लिख लिया? अब मुगल साम्राज्य के पतन में आप कौन कौन से पॉइंट रखोगे? राइट, देखो बड़े ध्यान, बहुत खूबसूरती के साथ इसको सजाया है। तो जब आप ये हेडिंग डालोगे तो उसमें आप लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हो। खाली आप शेखर बंदोपाध्याय का पहला चैप्टर उठा लो, 28 पेज का खाली इसी के बारे में लिखा है, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में। अब 28 पेज थोड़े लिख पाओगे इसमें। तो अब तुम्हें बहुत प्रिसाइज होना है कि इस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स क्या होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। अब ये तुम्हारा काम है, कभी भी इसमें पेन मत लगाना, गलती से पेन नहीं लगना चाहिए इसमें, ये संभाल के रखना, ये प्रैक्टिस होती रहेगी। केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, तो औरंगजेब की क्या पॉलिसीज थी, ठीक है, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने बहुत ज्यादा धार्मिक सहिष्णुता कम कर दी थी, जो रिलीजियस टॉलरेंस थी कम कर दिया था। उसी समय उसने मराठों से दक्कन में उसने एक्स्ट्रा वैगेंट युद्ध शुरू कर दिए थे। इधर सिखों के प्रति उसने दमन की नीति अपनाई थी, तो वो सबसे लड़ने लगा था। दूसरा, स्वायत्त क्षेत्रीय नेताओं का उदय। उसी समय तमाम, चाहे मध्य भारत हो चाहे कहीं और हो, बंगाल, इधर निजाम, तो ये सब क्या हुआ, क्षेत्रीय नेता उभरने लगे थे। विदेशी आक्रमण, भारत और उसके क्या दरबार में क्या था, ईरानी, तुरानी, तमाम, तो उन्होंने क्या किया था, इनवाइट कर लिया था। तो देखो सारे फैक्टर्स कैलकुलेट हो गए हैं, कोई एक फैक्टर नहीं था। ज्यादातर लोगों ने विदेशी आक्रमण को मिस किया होगा, नोटिस करके देखना कि आपने मराठा लिखा होगा, धार्मिक नीति लिखी होगी, लेकिन नादिर शाह के आक्रमण और अब्दाली के आक्रमण पे नहीं लिखा होगा। क्योंकि इसने क्या किया था, थोड़े समय के अंदर ही उसने केंद्रीय सत्ता की कमजोरियों को बाहर ला दिया था। जो मुगल साम्राज्य की कमजोरियां थी वो क्या हुई, इस आक्रमण से पूरी एक्सपोज हो गई थी। तो जो छोटे लोग अभी डर रहे थे कि मुगल दरबार में क्या हो रहा होगा, वो भी क्या हुआ, सर उठा लिया उन्होंने। कितने लोगों ने ये वाला पॉइंट रखा था? एक, शाबाश। और ओनली वन। देखो इसी के पॉइंट्स मिलते हैं। जो ये तीनों पॉइंट लिख देगा एग्जामिनर उसकी साइड है, जो 2 लिखेगा उसको थोड़े से कम मिलेंगे, जो 1 लिखेगा वो उसी में बहस लिया, मार आज हम खून निकाल देंगे अपने कलम से, औरंगजेब ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। अब औरंगजेब के पीछे पड़े हुए हो, इधर रीजनल पावर्स,
क्या हो रही है इसमें तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, और शब्द सीमा लिमिटेड है, और सब कुछ लिख लिया। अब तो भाई विदेशी आक्रमण भी तो हुआ भारत में, न सिर्फ उन्होंने लूटपाट की, सबसे बड़ा काम किया उन्होंने, जो सेंट्रल पावर थी उसको एक्सपोज कर दिया था। उसी के बाद तो ये क्रम बहुत तेजी से बढ़ गया, राइट। इसके बाद क्या हुआ, उधर रीजनल किंगडम्स एंड कॉन्फेडरेशंस आ गई, यानी कि क्षेत्रीय राज्यों और संघों का उदय हो गया। तो उसमें कौन कौन सी पावर थी इनके बारे में लिखो, जैसे मराठों का संघ, तो मराठा संघ इस्तेमाल करोगे, मराठा पावर नहीं, ये अलग अलग भोसले, सिंधिया, ठीक है, ये सब लोग क्या थे, गायकवाड़, ये सब अलग अलग संघों के रूप में काम कर रहे थे। तो इनका उत्पत्ति, विस्तार और मराठों की विकेंद्रित नीति। और जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स लिखो, मान लो 150 वर्ड में तुम्हें लग रहा है कि ये पॉइंट, मैंने इसमें 2 ऑप्शन रखे हैं कि आप 150 होते हुए आप दूसरा पॉइंट भी उठा सकते हो, जैसे मान लो उत्पत्ति एवं विस्तार, तो जरूरी नहीं कि तुम उसको लिखो। अगर लग रहा है कि वर्ड्स कम हो रहा है तो उसको तुम छोड़ भी सकते हो, और लग रहा है कि मान लो कोई क्वेश्चन 250 वर्ड में आ गया 150 की बजाय, तो तुम उसमें लिख दो। तो ऑप्शन तुम्हारे पास, हर क्वेश्चन को 3 से 4 बार अटेम्प्ट करना है। और अगर नहीं पता तो क्या करोगे, टीचर के साथ बैठोगे और इसको आज, यानी अब बिल्कुल पढ़ाई को मैंने टू द पॉइंट कर दिया है। पंजाब में सिख साम्राज्य, जिसमें सबसे महान शासक महाराजा रणजीत सिंह का उदय। निर्माण और संगठन, कैसे कैसे उन्होंने निर्माण किए, आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा, किस तरह के उन्होंने संघ बनाए। बंगाल, अवध और हैदराबाद में नवाब, कितने लोगों ने ये पॉइंट रखा, कोई 1 2 3 4, इन्होंने बहुत ज्यादा चैलेंज करना शुरू कर दिया था। चलिए, फिर सबसे बड़ी तो खेल वहां शुरू हुआ। अब औरंगजेब ने लड़ाइयां लड़नी शुरू कर दी थी, उसको खर्चा चाहिए था, खर्चा उसको कहां से मिले, यूरोप घुस गए यूरोपियन, बोले हम यार बिजनेस तुम्हें करके देंगे, और इधर वो क्या हो रहा था, दक्कन में चला गया लड़ने के लिए, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा, तो उसको समझ में पैसा आना चाहिए, तो वहां पे क्या किया, यूरोपियन ने इसी का फायदा उठाया। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें क्या हुआ, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दोनों बहुत डिसाइडिंग फैक्टर्स थे, जहां पर उन्होंने क्या किया, ट्रेड से टेरिटरी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और दक्कन में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा, दक्कन में कौन एक्टिव था, फ्रांसीसी, तो आपने दोनों सेट कर दिया मिनिमम लाइन में, किसी को नहीं छोड़ा। अब पता चला आप ब्रिटिश के बारे में लिख रहे हो, और इस समय 4 यूरोपियन शक्तियां भारत में सक्रिय थी, उसमें फ्रांसीसी अंग्रेज तो सबसे आगे थे, पुर्तगाली तो गोवा में रुक गए। तो जो दक्कन, जहां पर मुगलों का, भाई बात क्या कह रहा है, बात कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में वो पावर डिसेंट्रलाइज कैसे हो रही थी, फ्रेगमेंटेड कैसे हो रही थी। तो जहां पर साउथ में तो उसका वही नहीं था ना, मुगल साम्राज्य था ही नहीं, तो तुम उसके बारे में, गोवा के बारे में लिख के क्या करोगे, लिखोगे वहां जहां पर उसकी सत्ता थी। देखो हर चीज कितने ध्यान से चयन की गई है, समझ रहे हो। तो वहां पे 2 शक्तियां बहुत हाईली एक्टिव थी, डच तो निकल गए थे सुमात्रा जावा की तरफ, डच तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, पुर्तगीज तो उनके बारे में लिख के कोई फायदा नहीं है। अगर तुम केवल अंग्रेजों के बारे में लिखते, और फ्रांसीसी कहां बैठे हुए थे, दक्कन में बैठे हुए थे, तो तुम एक पावर छोड़ देते। भले चाहे एक ही लाइन लिखो, 2 ही लाइन लिखो, लेकिन तुम्हें डालना पड़ेगा। यानी तुम पूरे क्या कर रहा है, पूरे भारत के बारे में ये डिस्कशन कर रहा है, और किस सत्ता के अगेंस्ट, जो सबसे ताकतवर सत्ता है, तो उसके अगेंस्ट ये बात कह रहा है। तो अगर तुमने पूरे परिप्रेक्ष्य में लिख दिया, गुड। अब क्वेश्चन में अगर कंक्लूजन देना है, जरूरी नहीं कि इसमें तुम दो, अगर लग रहा है 150 वर्ड निपट गए तो कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है, ये ओपन एंडेड है। और अगर लग रहा है मैं बहुत अच्छे तरीके से तुमने बैलेंस किया, मान लो तुमने हर पॉइंट्स को टच किया, ये जरूरी है, जितने ज्यादा तुम इसमें पॉइंट टच करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस है। तुम केवल पहला वाला पकड़ के उसमें खून उतार दो, वो मिलने तुम्हें 2 ही नंबर है। ऐसा लिखो कि मतलब औरंगजेब भी उसकी आत्मा निकल कर आकर रोने लगे फपक फपक के, यार इतना तो अच्छा किसी ने नहीं लिखा, तब भी तुम्हें मिलेगा 2 ही नंबर, क्योंकि वो कीवर्ड के लिए सेट है। उसका पहला ये सेगमेंट है कि इस स्टूडेंट ने इस प्रेशर में कितने डायमेंशन सोचे, ये सारा सोचने का एग्जाम है, और आपने जितने डायमेंशन टच कर लिए वो उतने मार्क्स देता जाएगा तुम्हें। वो ये नहीं कह रहा कि तुम इसमें साहित्य लिखो, वो सिर्फ ये तुमसे तुम्हारी समझ पूछ रहा है, वो तुमसे इतिहास थोड़ा लिखवा रहा है, तुम्हारी समझ पूछ रहा है कि तुम्हारी इस क्वेश्चन पे समझ कितनी है, तुम इमेजिनेटिव कितने हो कि क्या क्या हो रहा था। अब तुमने पता चला एक तरफा लिख दिया, हर किताब में वही धार्मिक सहिष्णुता की नीति और सिख, लेकिन कई चीजें तुमने छोड़ दी, तुम्हें मार्क्स उसी हिसाब से कम मिलते चले जाएंगे। क्लियर। अब अगर आप गए, आपको लग रहा है कंक्लूजन मुझे लिखना चाहिए, तो इंप्लीकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड, तो कंक्लूजन कहां होता है, जहां हमने क्वेश्चन शुरू किया वहीं पे हमें कंक्लूड करना है। मैंने इसके भी सब पॉइंट दे दिए कि कंक्लूजन में तुम क्या रखोगे, क्या रखोगे, निरंतर युद्ध एवं सत्ता का अभाव, यानी कि पावर वैक्यूम। पावर वैक्यूम मतलब कोई नहीं बचा, तो इतिहास गवाह है कि वैक्यूम ज्यादा देर तक नहीं रहता है, जो योग्य होता है उसके अंदर घुस जाता है, तो फिर क्या हुआ, वो पावर्स उसमें घुस जाती हैं।
एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यूरोपियन एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद तो इतिहास बदल जाता है, सो कॉल्ड मॉडर्न इंडिया कहलाता है वो। उसके बाद तो एक शोषण का 190 साल का एक लंबा दौर शुरू होता है। तो यहीं पर आप अंत कर सकते हो। और इसके बाद भारत में कॉलोनाइजेशन की जो पावर थी, वो जो कुछ यूरोपियन शक्तियां थी, उन्होंने भारत का 190 सालों तक शोषण किया, आर्थिक सामाजिक हर तरह का शोषण किया। बात खत्म, अगर जरूरी है तो। अब इसको तुम्हें रिचुअल की तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको नोट्स बनाने हैं इसके, और ये 2017 का क्वेश्चन है, 2007 मैंने लिख दिया, ईयर भी लिख दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी को कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम? तो हिंदी टाइपिंग करते करते मेरी हालत खराब हो रही है। इसमें कुछ नहीं लिखोगे, आंसर फॉर्मेट में लिखो या पॉइंट फॉर्मेट में लिखो। इस हेडिंग के अंदर वो डाल दो। ये है लेआउट, मतलब ऐसा ही आंसर होना चाहिए। अगर तुम्हें खुद से पता है, टीचर ने पढ़ाया है, तो उसको फ्रेम कर दो, और नहीं पढ़ाया तो उसको जाकर पूछो, या मुझसे पूछो कि सर कौन सी किताब पढ़नी है, या इंटरनेट पे मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे दक्कन में फ्रांसीसी प्रभाव कहां कहां था, कौन था उस समय जो दक्कन में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ा रहा था? फ्रांसीसी कौन था? पक्का सोच लो। तो फ्रांसीसी प्रभाव उधर ही क्यों था? उसका संबंध फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ था, रिनासा से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो अगर ये पॉइंट नहीं पता तो अपने नोट्स में ये डाल लो। तो आंसर राइटिंग और नोट्स अब आगे से दो नहीं होंगे, अब आंसर राइटिंग और नोट्स एक ही होंगे। और अब तक जो हमने पढ़ा, जो सीखा, अब हम उसको एक ही लाइन में डाल देंगे। इस कॉपी का नाम रखो PYQ कॉपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉपी, लेआउट कॉपी रखो इसका नाम। इस पे कुछ नहीं लिखना है, हाँ पेंसिल से लिख लो। इसके बाद क्या होगा, मैंने कहा ये कितनी बार प्रैक्टिस होगी? 4 बार प्रैक्टिस होगी, 4 टाइम्स। क्लियर है? पहली बार आप इसमें सीमेंट भरने का काम करोगे, ईंटा भरने का काम करोगे, जो जो मिसिंग पॉइंट है उनको एक जगह लेकर आओगे। सेकेंड टाइम इसको आंसर राइटिंग में डालोगे। थर्ड टाइम इसको और स्ट्रक्चर, मतलब कम वर्ड्स में फ्लो के साथ रखोगे। चौथी बार सब कुछ हटा के बस केवल लिख डालोगे घड़ी के साथ कि 6 मिनट 6.5 मिनट में मेरा आंसर खत्म। फिर देखो मजा। दूसरी तरफ क्वेश्चन है, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। बहुत बार ये क्वेश्चन कई बार बदल बदल कर आया है, इसीलिए मैंने कहा मेरे साथ ये कर लिया, तुम्हारा 45% पेपर अपने आप हो जाएगा, और 50-52% पे टॉपर आ जाता है। तो थोड़ा सा तुम्हें और आगे मेरे साथ चलना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स बना लोगे, सब मामला साफ। परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारस्परिक, तो इसका आंसर मत देखो, इसका आंसर मत देखो, इसका क्वेश्चन खुद से करो। फिर देखो जो मैंने एक आइडियल फ्रेम दिया है उसके कितने तुम करीब हो, ठीक है, उसके कितने करीब हो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो मैंने फ्रेमवर्क दिया है तुम उसी फ्लो उतने ही डायमेंशन में हो, सर यू आर गोइंग गुड, तो मतलब टॉपर लिस्ट में हो, जो टॉपर के लिखने का तरीका होता है। यानी वो सब कुछ जो चाहिए वो तुमने इसमें डाल दिया है, राइट। और अगर लग रहा है कि कुछ छूट गया तुमसे, चाहे वो हेडिंग या सब हेडिंग, मैंने 2 कैटेगरी दी है, हेडिंग एंड सब हेडिंग, मतलब हेडिंग के अंदर क्या पॉइंट्स होने चाहिए भी मैंने तुम्हें दे दिया। अब उसमें तुम्हें केवल मसाला भरते जाना है, एक नोट्स बनाते जाना है, एक कॉपी रख लो, लेआउट कॉपी, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की मेरे साथ, और बस अब करना शुरू कर दो। चाहो तो 1 क्वेश्चन करो, चाहो तो 2 क्वेश्चन, जितना तुम करते जाओगे मैं देता जाऊंगा तुम्हें, डन है? बस मेरे साथ कुछ महीने और। हाँ कौन सा? नहीं, इसकी कॉपी अलग बना के अलग से क्वेश्चन पहले लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद ये जो हेडिंग्स मैंने दी हैं, लेआउट का मेथड होता है, लेआउट लिखो, इंट्रोडक्शन, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दिस क्वेश्चन। मैंने देखो इंट्रोडक्शन की व्याख्या नहीं की है, इंट्रोडक्शन के साथ मैंने 2 पॉइंट दे दिए जो इस क्वेश्चन से रिलेवेंट है, राइट। अब तुम्हें वो इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। मान लो तुम खुद से पहले करना चाहते हो, पढ़ा दिया, खुद से करना चाहते हो, 2 तरीके हैं। जो मैम ने पढ़ा दिया लो हम खुद से करें, तो खुद से करने के बाद देखो कि इस लेआउट से क्या मिसिंग है।
1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कितने पॉइंट मिसिंग है। फिर उसको एक कॉपी बना लो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उस कॉपी में ही अपने नोट्स को, इसको सुपर नोट्स कह सकते हो तुम लोग, ठीक है, दिस इज सुपर नोट्स फॉर मेंस। तो उसके अंदर आप जैसे इसमें इंट्रोडक्शन दिया, हेडिंग डाली, हेडिंग के अंदर वो पॉइंट्स लाके रखना शुरू करो, चाहे टीचर के नोट से उठा लो, इंटरनेट से उठा लो, कहीं से भी करो, या मैम से बात करो और वो पॉइंट्स लाके इसमें डाल दो। जैसे इसमें पहला पॉइंट है बैकग्राउंड ऑन द कॉलोनियल इंडिया, यानी उपनिवेशिक भारत की पृष्ठभूमि क्या थी। तो उसमें जब आप एनसीईआरटी में जाते हो शुरुआती दौर में, तो वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया था, इंडिया को कैसे उन्होंने मार्केट बनाया था। तो वो तुम्हें पॉइंट्स देना। अब इंट्रोडक्शन कभी भी 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप, चूंकि ये क्या है, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, तो तुम्हें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ तुम्हें वो कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वहां पे मैंने दिया, अब ये पॉइंट्स हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं समझ में आ रहे थे, टीचर से पूछोगे कि मैम ये बताइए कि अर्ली कॉलोनियल पॉलिसीज और लेटर कॉलोनियल पॉलिसीज में क्या डिफरेंस था। आप कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अर्ली कॉलोनियल पॉलिसीज और लेटर कॉलोनियल पॉलिसीज, यानी बाद की औपनिवेशिक नीतियों में, आर्थिक नीतियों में क्या अंतर है। अभी बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। तो पहले जो एक्सपोर्ट करते थे वो फाइनल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद जो एक्सपोर्ट करने लगे वो रॉ मटेरियल के साथ। और इसका संबंध किससे है? शासन से। ईस्ट इंडिया कंपनी से जब ब्रिटिश क्राउन के अंदर शासन आता है। अब इसको लिखते समय तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, जो हमारा आर्टिसन है उसका हमारे एग्रीकल्चर से रिलेशनशिप था, तो उसका संबंध कॉर्नवालिस के जो लैंड रिफॉर्म्स से हुए थे, जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, तुम्हें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि क्या हुआ था जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ गया, राइट। तो अगर ये पॉइंट पूरे हो जाए तो तुम्हारे सुपर नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हेडिंग्स है सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन कल को दूसरी तरीके से भी पूछ ले कि लैंड रिफॉर्म्स का या जमींदारी का भारत के हस्तशिल्प के विकास में क्या योगदान रहा, तो आप क्वेश्चन तब भी कर लोगे। तो ये क्या होगा, एक सुपर नोट बन के तैयार होगा तुम्हारा। इसीलिए मैंने कहा एक क्वेश्चन को 4 बार अटेम्प्ट करना है। फाइनल अटेम्प्ट तो सब कुछ किनारे रख के धड़ 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 6 मिनट के अंदर खत्म, बिल्कुल स्ट्रक्चर। मेरे इतने पॉइंट मिस होने ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर एक आध रख दो, हाल में कोई करंट अफेयर्स आया उसमें जोड़ दो लास्ट में कि हाल में ऐसा हुआ, बस हो गया, बस निकल लो। मिलेंगे इंटरव्यू में।